अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इधर देख लें तो आपके पास चैप्टर 7 जो है वो डेडलॉक्स है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ऐसे कह लें आसान है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से, और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। तो हम ऑलमोस्ट सेमेस्टर के एंड तक आ चुके हैं, ऑल्दो कि मैं ये चाह रहा था कि आपको ये तकरीबन 10 चैप्टर तक कराऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि आपको पता है कि हम चूँकि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इस वजह से ये पूरा कवर नहीं हो सकता। पिछले चैप्टर्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी कि जो कि ज़रूरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से हम वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन स्टिल आपको मैंने रिसोर्सेज दिए हैं, आप उससे ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम ये पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर इसी सब्जेक्ट से सारे जो क्वेश्चंस हैं यूजुअली वो बनते हैं। और बिलीव मी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है तो ये सब्जेक्ट कवर करें और प्रॉपरली कवर करें, क्योंकि दिस इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल अदर सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पास फेल होना और नंबर लेना और जीपीए लेना, इसको इससे थोड़ा निकल आएँ और कोशिश करेंगे लर्निंग की साइड पे जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। चाहे आप जिस भी फील्ड में जा रहे हों, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे वो रिसर्च हो या प्रोग्रामिंग की साइड पे हो, वेब पे हो, एंड्रॉयड पे हो, या किसी भी और नेटवर्क्स की साइड पे हो, दीज कॉन्सेप्ट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से ये आपको तकरीबन हर जगह पे नज़र आएंगे जहाँ पे भी आप काम करेंगे ना। तो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आप इसको कवर करें, ठीक है। चाहे मैं ये कराऊँ या ना कराऊँ, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये मैं करा रहा हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फोल्डर में सिल्वर चैट्स के पीपीटी से चैप्टर 7। तो दिस इज़ बेसिकली डेडलॉक्स, ठीक है। और डेडलॉक्स आपको पता है कि हम थोड़ी सी इसका एक वो वर्जन देख भी चुके हैं कि आपके पास डेडलॉक्स क्या हैं, लेकिन जिनको अगर नहीं पता या वो कंफ्यूज हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपके पास कोई रिसोर्स है और आपके पास दो प्रोसेसेस हैं या दो फाइल्स हैं या दो जो भी हैं, दे आर फाइटिंग ओवर अ सेम रिसोर्स। ये भी इसको एक्सेस करना चाह रहा है, ये भी एक्सेस करना चाह रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये इसको असाइन हो या ये इसको असाइन हो। तो दैट्स वाई वी नीड टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, और इसके रेजोल्यूशन के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और उसको हम आज देखेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली डेडलॉक्स के आप दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस का जो झगड़ा है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक पैटर्न नोट किया हो आपके इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, और फिर चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 7 तक हम सारा का सारा प्रोसेसेस पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसेस की इंट्रोडक्शन हो जाती है, फिर ये हम कहते हैं कि प्रोसेसेस जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर वही वाली बात है कि उन प्रोसेसेस को या उन थ्रेड्स को हम शेड्यूल कर सकते हैं सीपीयू पे, फिर अगर इनके बीच में कोई झगड़ा आ जाए तो इनको हम सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, फिर फर्दर इसको अगर हम इन प्रोसेसेस के बीच में अगर कोई झगड़ा हो किसी शेयर्ड रिसोर्स पर, तो उनको हम डेडलॉक्स अवॉइड कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 7 तक हम सिर्फ एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं, और वो है प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 या चैप्टर 9 या इसके बाद, दे आर ऑल रिलेटेड टू मेमोरी या स्टोरेज, ठीक है। दिस इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें सारा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये दो जो हैं दे आर बेस्ड ऑन हार्डवेयर, बल्कि ये तीन ऐसे कह लें, और ये आखिरी जो है ये आईओ पे है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोसेसेस ही हैं। तो इस वजह से चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 7 तक हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दे आर ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर आपने अभी अंदाज़ा किया हो, तो प्रोसेसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन होल ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो इस वजह से इस चैप्टर को स्पेसिफिकली टाइप दिया जाता है कि आप डेडलॉक्स सीखेंगे, डेडलॉक्स क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, लेट्स चेक कि इस चैप्टर में क्या है। हम सिस्टम मॉडल पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद डेडलॉक की कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से डेडलॉक को हैंडल किया जाता है। उसके लिए फिर दो टेक्निक्स हैं, एक डेडलॉक प्रिवेंशन है, एक डेडलॉक अवॉइडेंस है, फिर एक डेडलॉक डिटेक्शन है, और रिकवरी की भी कुछ टेक्निक्स हैं कि रिकवरी किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। हम मेरे ख्याल में यहाँ तक पढ़ेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस तक, ये दो नहीं हो सकेंगे। ठीक है, आज का जो वो है लेक्चर है, दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक्स। कल इंशाल्लाह हम फिर दो एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको पता ना हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो पेपर है इट विल बी अप टू चैप्टर नंबर 8, तो ये याद रखें। और मैं अभी से बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट, एम्फेसिस विल बी ऑन द लास्ट चैप्टर्स, ठीक है, नॉट ऑन द इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स। तो ये भी याद रखें, ऐसा ना हो फिर आप कहें कि हमें नहीं बताया गया था। चलें, तो इसमें ये जो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम पहले देखेंगे कि किस तरह से डेडलॉक की डिस्क्रिप्शन होती है। हम एक डिस्क्रिप्शन डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि उसमें कैसे मल्टीपल प्रोसेसेस को अगर वो कंकरेंटली रन हो रहे हैं तो उसको कैसे डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकेगा। उसके अलावा हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे आपके प्रिवेंशन या अवॉइडेंस या डिटेक्शन के, कि किस तरह से आप कंप्यूटर को डेडलॉक में जाना ही नहीं देते, या अगर चला जाए तो उसे किस तरह से रिकवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट के सिस्टम मॉडल क्या है। जब आप ये मॉडल का लफ्ज़ सुने, इसका यूजुअली मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। फॉर्मलाइज मीनिंग कि उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ही स्लाइड में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि असल में आप अपने सिस्टम में जो चीज़ें हैं उनको आप क्या कहेंगे। ठीक है, उनके नाम क्या होंगे। तो जब आप इस चैप्टर में ये लफ्ज़ सुने रिसोर्स, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं R1, R2, R3, यानी R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R का मतलब होगा रिसोर्स। रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्स आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल CPU साइकिल्स हैं, या मेमोरी की स्पेस है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर के। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर का माउस है, तो माउस एक रिसोर्स है जो कि यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं। एक मेमोरी है, तो मेमोरी एक रिसोर्स है, वो यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो प्रिंटर जो है वो एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल रिसोर्सेज। दूसरा, इन रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस होते हैं। इंस्टेंसेस क्या मतलब कि कितने नंबर ऑफ एक रिसोर्स फर्ज कर लें, ये प्रिंटर है, तो आपके कंप्यूटर के साथ कितने प्रिंटर लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं। तो दिस इज़ बेसिकली रिसोर्स, ये R। और W जो है, W दिस इज़ डिनोटिंग कि आपके पास कितने इंस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो प्रिंटर लगे हुए हैं तो ये W जो है ये 2 होगा फॉर RI। ठीक है, यानी आपके पास इस स्पेसिफिक रिसोर्स के इतने इंस्टेंसेस हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है इस W से कि आपके पास डिवाइसेस कितने हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं CPU जो है उसके रिसोर्स को मैं 2 असाइन करूँ तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास 2 CPUs हैं। अगर मॉनिटर को मैं 3 असाइन करूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल 3 मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस शोज़ कि आपके पास कौन सी रिसोर्स है, एंड दिस शोज़ कि उसमें कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके पास टोटल इंस्टेंसेस उसके कितने हैं। अच्छा, और प्रोसेसेस के साथ क्या कुछ हो सकता है? प्रोसेसेस कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज एज फॉलोज। जो रिसोर्सेज हैं ये वाली, ये आपके प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, यानी फ़र्ज़ कर लें आपके पास मेमोरी स्पेस है, IO डिवाइसेस हैं, तो ये दिस विल बी यूजेबल बाय योर प्रोसेसेस। ठीक है, और प्रोसेसेस इन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास लेट सपोज एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो इस प्रिंटर के लिए एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है। पहला काम तो ये है। इस प्रिंटर को एक प्रोसेस यूज़ कर सकता है, और इस ही प्रिंटर को एक प्रोसेस यूज़ करके रिलीज़ कर सकता है। रिलीज़ क्या मतलब कि उसने अपना काम कर लिया एंड देन इट डज़ नॉट नीड दिस रिसोर्स एनी मोर। फर्ज कर लें एक प्रोसेस ने प्रिंटिंग करनी है, तो वो प्रिंटर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है, उस प्रिंटर को इस्तेमाल करता है जितने टाइम के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने 10 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो वो रिक्वेस्ट के अंदर बताएगा कि मैंने कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जांपल उसने बता दिए, फिर वो 10 पेजेस प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंटर को वो रिलीज़ कर देगा ताकि
बाकी के प्रोसेसेस पर उस प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकें। तो दीज आर बेसिकली द प्रोसेसेस दैट द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इन 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो सिस्टम मॉडल हो गया। अब इसकी यानी इसको लिखने का मकसद ये है कि आगे जाकर अगर मैं ये लिखूं या ये लिखूं तो आपको अंदाज़ा हो कि ये R शोज़ के ये रिसोर्सेज हैं और ये P जो है ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं, और इसमें वर्टिसेस और एजेस भी हैं, तो थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, डेडलॉक कैटेगराइजेशन क्या है? डेडलॉक कैटेगराइजेशन बड़ा सिंपल है। ये पूरा जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी मच समराइज्ड इन दिस वन स्लाइड, ठीक है। क्या मतलब कि अगर आपको इस छोटे से इन चार पॉइंट्स की समझ आ गई तो आपको ऐसे कह लें कि डेडलॉक्स की समझ आ गई कि डेडलॉक्स असल में क्या है, ठीक है। और इनको समझे बगैर हम आगे नहीं जाएंगे, और अगर आपको ये 4 चीज़ें क्लियर ना हो तो आगे आने वाली चीज़ें फिर आपको क्लियरली समझ नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो डेडलॉक कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि ये लाइन पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है, डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। क्या मतलब? डेडलॉक कब अकर होता है? डेडलॉक तब अकर होता है जब ये 4 चीज़ें मौजूद हों एक साथ, साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में ये सारी चीज़ें मौजूद हों, तो फिर आपके पास क्या बनेगा? डेडलॉक बनेगा। अगर इन चारों में से कोई एक भी ना हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि डेडलॉक बने, बल्कि कंफर्म है कि वो डेडलॉक नहीं बनेगा। यानी फॉर एग्जांपल म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है तो फिर डेडलॉक नहीं बन सकता। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, होल्ड एंड वेट भी है, नो प्रीएम्पशन भी है और सर्कुलर वेट भी है, तब आपके पास डेडलॉक बनेगा। समझ आ रही है? तो किसी सिस्टम के अंदर चेक करने का तरीका क्या है कि आपके पास डेडलॉक्स हैं या नहीं है, या आ सकती हैं या नहीं आ सकती। इनका आसान तरीका ये है कि ये 4 चीज़ें चेक की जाएं। अगर ये 4 चीज़ें मौजूद हैं तो आपके पास, और साइमल्टेनियसली मौजूद हैं, यानी एक ही वक्त में मौजूद हैं, यानी फ़र्ज़ कर लें ये 2 हैं और ये 2 नहीं हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेडलॉक अगर हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 4 चीज़ें क्या हैं। तो नंबर 1 इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या मतलब कि आपके पास ओनली, ये हमने पढ़ा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इससे पहले चैप्टर में हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा है। ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज़ ए रिसोर्स। इसका क्या मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है, यानी एक सेकंड इसको मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। यानी देखिए आपके पास एक रिसोर्स है और आपके पास एक 2 या 3 या जितने भी प्रोसेसेस हैं, दे ट्राई टू एक्सेस दिस एट द सेम टाइम। तो आपको इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन लानी पड़ेगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने कहा था कि किसे कहते हैं कि किसी एक प्रोसेस को एक वक्त में यहाँ पर इस क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ किया जाए। तो अगर एक प्रोसेस एक वक्त में इस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है और बाकी के प्रोसेस नहीं आ सकते, सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब मौजूद है, तो फिर इसमें डेडलॉक नहीं हो सकती। लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज़ अ रिसोर्स, तो फिर इसमें डेडलॉक आने का ख़तरा है। समझ आ रही है? अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी तो फिर डेडलॉक आने का ख़तरा है। समझ आ रही है? अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हमने बड़ी तारीफ़ें की थी इससे पिछले चैप्टर में, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम में आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलाउ किया है, जैसे कि इस केस में हमने अलाउ किया है कि हम इन 2 को रोक रहे हैं और इस स्पेसिफिक वाले को अलाउ कर रहे हैं, तो इस किस्म के सिस्टम में आपके पास डेडलॉक आने का ख़तरा है। समझ आ रही है? तो नाउ दिस इज़ द बैड थिंग, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन पिछली दफ़ा हमने पूरा एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था कि जिसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर रहे थे, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास क्या है, यानी डेडलॉक आने का ख़तरा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। अच्छा, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, होल्ड एंड वेट, a process holding at least one resource is waiting to acquire additional resources by holding another process। इसका आसान अल्फाज में अगर मैं मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस ने, वैसे तो प्रोसेस ऐसे सर्कल से ऐसे शो करते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे ही बना दिया है, और इसके पास एक रिसोर्स है, यानी लेट्स सपोज इसके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, यहाँ पर इसने कोई फाइल ओपन की है, ठीक है, सपोज इसके पास एक फाइल है जो कि इसने ओपन की है, या और आपके पास एक दूसरा
रिसोर्स है, लेट्स सपोज एक प्रिंटर है, ठीक है, और ये प्रिंटर, ये प्रोसेस जो है ये अपनी तरफ से प्रिंटर की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, प्रिंटर की रिक्वेस्ट करता है, और ये जो रिसोर्स इसने पहले से ली हुई है ये इसको होल्ड किए हुए है, ये नहीं छोड़ना चाह रहा। यानी एक फाइल भी इसने ओपन की है और इस फाइल को क्लोज किए बगैर ये प्रिंटर की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। तो इस किस्म के सिचुएशन को होल्ड एंड वेट कहते हैं, ठीक है। यानी प्रिंटर को इसने रिक्वेस्ट की लेकिन प्रिंटर अभी से मिला नहीं है, इसने सिर्फ रिक्वेस्ट की है, यानी यहाँ से रिक्वेस्ट सिर्फ गई है और इसने एक रिसोर्स को होल्ड किया है। तो इस किस्म की सिचुएशन में आपके पास डेडलॉक अगर हो सकता है कि एक प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करे और वो उसके पास पहले से जो रिसोर्सेज हों वो होल्ड किए हुए हो, वो छोड़ने के लिए तैयार ना हो। तो इस किस्म की सिचुएशन को क्या कहते हैं? होल्ड एंड वेट। कि दोबारा सुने, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इसके पास पहले से कुछ रिसोर्सेज हैं, इसने होल्ड किए हुए हैं और दूसरे प्रोसेस की ये रिक्वेस्ट कर रहा है विदाउट रिलीजिंग द थिंग्स दैट दिस प्रोसेस इज होल्डिंग। तो इस किस्म की सिचुएशन में भी आपके पास डेडलॉक अगर हो सकता है। समझ आ रही है? इस किस्म की सिचुएशन को वो कहते हैं होल्ड एंड वेट कहते हैं। अब जरा इसको दोबारा से पढ़ें। अ प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। समझ आ रही है? ये एक लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंशिएट किया है बाकियों से, तो मैं भी उसी तरह से कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। यानी देखें, आपके पास एक प्रिंटर है, ये लेट्स सपोज एक प्रिंटर है और ये प्रिंटर हमने असाइन किया है एक दूसरे प्रोसेस को, ठीक है। अब ये जो है ये इस प्रिंटर की रिसोर्सेज जो है ये इस प्रोसेस के पास है, ठीक है। ये फर्ज कर लें P2 है और ये आपके पास P1 है और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये P1 कह रहा है कि असल में मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं लेकिन मुझे भी ये प्रिंटर चाहिए, ठीक है। और प्रिंटर किसके पास है? प्रिंटर इसके पास है, ये जो P2 है इसके पास प्रिंटर है। और हम कह रहे हैं कि अच्छा P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन इसके पास अपने रिसोर्सेज भी हैं। तो अगर ये रिसोर्सेज ये रिलीज़ नहीं करना चाह रहा, ये होल्ड करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मैं इनको भी होल्ड करता हूँ और मुझे बाकी के भी रिसोर्सेज भी चाहिए, और ये रिसोर्सेज असल में किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन हुए हैं। तो इस किस्म के सिचुएशन को होल्ड एंड वेट कहते हैं कि आपने कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हैं और कुछ का आप वेट कर रहे हैं, तो इसको होल्ड एंड वेट कहते हैं। अब इसको दोबारा से पढ़ें। अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स, उसके पास एक रिसोर्स एटलीस्ट हो, एंड इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज, और वेट कर रहा है एडिशनल रिसोर्सेज का, हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस, और वो रिसोर्सेज असल में किसी दूसरे प्रोसेस को असाइंड है। तो इस केस में आपके पास होल्ड एंड वेट की सिचुएशन बनती है जो कि अच्छी नहीं है। अगर इस किस्म की सिचुएशन बन रही है तो फिर आपके पास डेडलॉक आने का ख़तरा है और इसको हम अवॉइड करेंगे। हम चाहेंगे कि ये ना हो, हम चाहेंगे कि ये ना हो, हम चाहेंगे कि ये भी ना हो और ये भी ना हो, या इन चारों में से कोई एक ना हो। तो जब इन चारों में से कोई एक भी नहीं होगी तो हम श्योर होंगे कि चलो आपके पास जो वो है डेडलॉक है वो नहीं आ सकता। अच्छा, नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का क्या मतलब है? प्रीएम्पशन का हमने बिल्कुल शुरू के चैप्टर्स में बताया था कि प्रीएम्पशन किसे कहते हैं। प्रीएम्पशन हमने कहा था कि आपके पास एक प्रोसेस है, अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको हम रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में नहीं ला सकते, या उसकी प्रायोरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट हियर। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ कुछ रिसोर्सेज हैं, लेट्स सपोज प्रिंटर है या फाइल्स हैं या जो भी है, इसके पास कोई रिसोर्स है, इसने पकड़ी हुई है, वो ये नहीं जाने दे रहा, ठीक है, और ये उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये जो प्रोसेस 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? नो प्रीएम्पशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा प्रोसेस लेट्स सपोज P2 है और उसको ये वाली रिसोर्स चाहिए, ये जो इसके पास है ये रिसोर्स इसको चाहिए इस प्रोसेस को, तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेट्स सपोज इसकी प्रायोरिटी 1 है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है, और ये जो है इसकी प्रायोरिटी लेट्स से 8 है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोसेस है ये इस रिसोर्स को इस प्रोसेस से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, यानी इसको इससे छीन नहीं सकता, इससे ब्रूट फोर्स
ये जिसको हम पश्तो में पजूर कहते हैं, पजूर नशे गश्ते, ठीक है। इससे हम ये नहीं कर सकते कि इससे आप ये रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर लें। प्रीएम्प्ट मीनिंग कि इससे कहें कि आप ये रिलीज करो, ये मुझे चाहिए, ये नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जब इस प्रोसेस की मर्जी होगी तब ये इन रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। आप इससे जोर पे या जोर ज़बरदस्ती आप इससे ये रिसोर्सेज रिलीज नहीं करा सकते। इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि जब इसका दिल चाहेगा इस प्रोसेस का, तो तब ये रिसोर्सेज आपके पास इस प्रोसेस को अवेलेबल होंगे। जब इसका दिल नहीं होगा तो ये रिलीज नहीं होंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन में भी डेडलॉक अकर हो सकता है कि प्रोसेस 1 रिलीज ना करना चाहे और प्रोसेस 2 को वो अर्जेंटली चाहिए हो। तो इस किस्म की सिचुएशन में, यानी फॉर एग्जांपल ये प्रिंटिंग कर रहा है 1000 पेजेस की, ठीक है, और ये कर रहा है किसी एक पेज की प्रिंटिंग करना चाह रहा है, तो ये तभी बाहर आएगा जब इसका टाइम ख़त्म होगा या ये खुद चाहेगा तो बाहर आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो एक पेज है ये वेट कर रहा है 1000 पेजेस का, या ज़रूरी नहीं है, ये अगर प्रोसेस 1 कहे कि 1000 अब हैं, 1000 इसके बाद हैं, 1000 इसके बाद हैं, तो फिर ये वेट करेगा। क्योंकि प्रोसेस 2 जितना भी प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, चूंकि हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये रिसोर्सेज तब ही अवेलेबल होंगे जब P1 छोड़ेगा। तो इस किस्म की सिचुएशन में भी आपके पास डेडलॉक बन सकता है। तो नंबर 3 इज नो प्रीएम्पशन। अब इसको जरा पढ़ें। अ रिसोर्स, अगर एक कोई रिसोर्स है, कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटियरली बाय अ प्रोसेस होल्डिंग इट। अगर वो वॉलंटियरली छोड़ना चाहे, वॉलंटियरली मतलब अपनी मर्जी से खुद छोड़ना चाहे तो वो छोड़ देगा। आफ्टर द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क, अगर प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हो जाए और वो वॉलंटियरली छोड़े तो तब ही वो रिसोर्स रिलीज होगा, उसके बगैर नहीं होगा। तो इस किस्म की सिचुएशन को हम नो प्रीएम्पशन कहते हैं। और अगर आपके सिस्टम में ये हो तो डेडलॉक होगा। ये भी हो, ये भी हो, ये तीनों जो हैं, अगर ये तीनों हैं तो हो सकता है कि फिर डेडलॉक हो। अच्छा, सर्कुलर फिट इज़ वेरी इजी। यहाँ पर इतना उससे लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। होल्ड एंड वेट इज़ ये जो सर्कुलर वेट है, दिस इज़ वेरी सिंपल। ये हमने मेरे ख्याल में कल के चैप्टर में बताया भी था, उसके लास्ट में। आपके पास एक प्रोसेस है और एक दूसरा प्रोसेस है, और लेट सपोज एक चलो एक तीसरा प्रोसेस भी बना देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 3 प्रोसेसेस हैं और इन प्रोसेसेस के बीच में झगड़ा है। ये कह रहा है कि मुझे जो रिसोर्स चाहिए वो इसके पास है, यानी लेट सपोज मुझे R1 चाहिए, ठीक है, और रिसोर्स 1 चाहिए, और रिसोर्स 1 असल में इसके पास है। ये जो R1 है ये इसके पास है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है इससे कि मुझे R2 चाहिए, ठीक है, R2, और R2 असल में चलो इसको थोड़ा सा नीट बना देते हैं यार, ये मेरे ख्याल में आपके लिए फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से एक प्रोसेस है और एक दूसरा प्रोसेस है और एक तीसरा प्रोसेस है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इसके पास एक रिसोर्स है, इस प्रोसेस के पास, उस रिसोर्स का नाम R1 है, ठीक है, यानी ये इसको ऑलरेडी असाइन हो चुका है, इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को R1 असाइन हो चुका है, ठीक है। ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस 3 है, ठीक है। और इसको R1 असाइन हो चुका है, इसको लेट सपोज R2 असाइन हो चुका है और इसको R3 असाइन हो चुका है। ये R मतलब रिसोर्सेज हैं, कोई प्रिंटर है या फाइल्स हैं या कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की। R2 किसके पास है? P2 के पास। तो ये रिक्वेस्ट करेगा किससे? P2 से। तो इसने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख भी देता हूँ कि इसको असल में R2 चाहिए। ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं R2 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे असल में अपने टास्क के कंप्लीट होने के लिए R3 चाहिए। तो इसने रिक्वेस्ट की हुई है किससे? P3 से, क्योंकि R3 जो है वो P3 के पास है। और P3 कह रहा है कि नहीं जी, मुझे जो मेरे टास्क के कंप्लीट होने के लिए तो जो P1 है उसके पास जो रिसोर्स है वो मुझे चाहिए, यानी R1 चाहिए। तो इस केस में P1 रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है तब तक जब तक P2 इसको R2 ना दे दे, और P2 तैयार नहीं है R2 के रिलीज़ होने के लिए जब तक उसे R3 ना मिला हो, और R3 जो है वो वेट कर रहा है P1 का। इन अदर वर्ड्स दे आर ऑल वेटिंग फॉर ईच अदर। समझ आ रही है? इन अ सर्कल, देखें ये सर्कल है पूरा,
ये जो लूप सा बना हो ना आपके, ये जो वैसे ये जो अभी मैंने बनाया है इसको कहते हैं रैग, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये हम पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल गलत है जो भी मैंने बनाया है, इसके अपने टेक्निक्स हैं बनाने के, तो ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह कल के लेक्चर में को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं, बल्कि आज ही के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इसको एक रफ फॉर्म में देख लें कि इस तरह से होता है। और अगर आपके सिस्टम में ऐसे लूप बना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसमें डेडलॉक आए, लेकिन देयर इज़ अ हाई चांस कि इसमें सर्कुलर वेट हो, तो इस चीज़ को सर्कुलर वेट कहते हैं। ठीक है, कि सारे एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और कोई भी रिसोर्सेज रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है जब तक प्रीवियस वाला ना मिला हो, तो इस किस्म की सिचुएशन को सर्कुलर वेट कहते हैं। आई होप इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा लेट्स रिव्यू के इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर एग्जिस्ट्स अ सेट, अगर कोई सेट हो प्रोसेसेस का, यानी P0, P1, Pn, इस केस में हमारे पास जो P है वो 3 था, इस पे 3 प्रोसेसेस है ना, ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस सच एज P0 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय P1। आपके पास एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें P0 जो है वो वेट कर रहा है एक रिसोर्स का जो कि किसने लिया हुआ है, P1 ने। P1 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय P2, P1 वेट कर रहा है किसी रिसोर्स का जो कि P2 के पास है। और इसी तरीके से Pn1 यानी जो लास्ट वाला है, इट इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय Pn, यानी लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाले का इंतजार कर रहा है। एंड Pn इज वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज दैट इज हेल्ड बाय P0, यानी लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले का इंतजार कर रहा है। इस केस में लास्ट वाला ये है और फर्स्ट वाला ये है, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाले का इंतजार कर रहा है। तो इस केस में एक सर्कल बना और इस सर्कल को फिर इस किस्म की वेट को हम सर्कुलर वेट कहते हैं। तो दोबारा सुने, अगर किसी सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो, होल्ड एंड वेट भी हो, प्रीएम्पशन भी ना हो सके और सर्कुलर वेट भी हो, तब उसमें डेडलॉक गारंटीड होगा, उसमें भरेगा। तो हमारा मकसद ये है, हमारा काम ये होगा कि इन चारों में से किसी एक को फेल कराएं। समझ आ रही है? यानी हम ये चाहेंगे कि सर्कुलर वेट ना हो। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि बस डेडलॉक नहीं बन सकता। हम इस को नाकाम बनाएं, इस एक पॉइंट को, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास डेडलॉक नहीं बन सकेगा। तो मकसद हमारा ये है कि हम इन चारों में से किसी एक को फेल कराएं। तो जब इसमें से कोई एक फेल होगा देन वी विल बी एबल टू मेक श्योर कि आपके पास डेडलॉक नहीं है। अच्छा, तो डेडलॉक्स विद म्यूटेक्सिस, आप अगर डेडलॉक हम इन चारों के अलावा भी एक तरीके से बन सकता है कि अगर आपके पास सिस्टम लॉक्स बन जाए, जिसको म्यूटेक्सिस वगैरह कहते हैं। ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। आप अगर सेमाफोर्स वगैरह बनाएंगे तो म्यूटेक्स लॉक्स के थ्रू ही बनाएंगे। तो इसको एक नज़र पढ़ लें, ये पेज 318 पे मौजूद है इस बुक के। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये इनको सिर्फ बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये 4 हों। आपके सिस्टम लॉक्स भी अगर काम कर रहे हैं और सिस्टम लॉक्स हैं तो भी आपके पास डेडलॉक्स बन सकते हैं, लेकिन मेजर चीज़ें जो हैं वो यही हैं। अच्छा, अब जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो इसको रैग कहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और इसका मतलब ये है कि बजाय ये कि ये इतने अगली से वो ना हम बनाएं, डायग्राम्स ना बनाएं, मैं आपको इन डायग्राम्स का एक तरीका समझाता हूँ ताकि पूरी दुनिया फिर आपको समझ सके। ठीक है, अगर आप अपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को उस तरह से बनाएंगे तो सारे समझ सकेंगे। ये जो मैंने शाहकार बनाया है आपके सामने, ये जो पेंटिंग की है, अगर ये आप किसी रिसर्चर को समझाना चाहें तो शायद ही वो समझ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और वो स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से है। आपके पास आपने एक शायद ग्राफ पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं पता। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में एक पूरा एरिया है, पूरा टॉपिक है जिसको ग्राफ कहते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर का एक बड़ा भाई है जिसको ग्राफ थ्योरी कहते हैं, एक पूरा सब्जेक्ट है जिसका नाम ग्राफ थ्योरी है। ठीक है, तो ये दोनों, ये वो सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हिंज करती हैं। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्राफ का पता हो। लेकिन इधर हमारे पास ना इतना टाइम है कि मैं आपको पूरा ग्राफ थ्योरी समझाऊं, लेकिन कम से कम इतना पता हो कि आपके पास ग्राफ के अंदर वर्टिसेस होती हैं और एजेस होती हैं। ठीक है, और वर्टिसेस और एजेस मैं आपको अभी प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा, वर्टिसेस वी के थ्रू हम वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके 2 टाइप्स हैं, एक को P कहते हैं और एक को R कहते हैं। P, जब हम P यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, और जब हम R यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। और ये दोनों सेट्स हैं,
यानी P के अंदर भी आप P1 P2 अप टू Pn लिखेंगे और R के अंदर भी आप R1 R2 अप टू Rn लिखेंगे, ठीक है, या Rm लिखेंगे। तो इसमें आपके पास प्रोसेसेस होंगे और इसमें आपके पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्टिंग एज जो है वो हम इस तरह से शो करते हैं, ये जो नज़र आ रहा है इस तरह से एरो से शो करते हैं, और असाइनमेंट एज भी हम इस तरह से एरो से शो करते हैं, और इसका मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। बल्कि अभी समझ लें तो कोई मुश्किल नहीं है। जो रिक्वेस्टिंग एज होगी, एक सेकेंड मैं इधर ही समझा दूँ। लेट सपोज आपने कोई प्रोसेस शो करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, ठीक है, और रिसोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप ऐसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक प्रोसेस है, तो इसको ऐसे सर्कल लिखेंगे और इसके अंदर लिख देंगे फॉर एग्जांपल ये P1 है, तो ये आपके पास एक प्रोसेस बन गया, ठीक है। लेट सपोज आपके पास प्रिंटर्स हैं, तो ये प्रिंटर चूँकि रिसोर्स है तो ये आप ऐसे डब्बे के साथ बनाएंगे, ठीक है। लेट सपोज आपके पास ये एक दूसरा रिसोर्स है, ये लेट सपोज ये मॉनिटर है और दो मॉनिटर्स आपके कंप्यूटर के साथ लगे हुए हैं, तो इसके अंदर आप ऐसे दो छोटे छोटे डब्बे बनाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस रिसोर्स के दो इंस्टेंसेस मौजूद हैं, एक ये है एक ये है। यानी अगर एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है और ये दोनों इकट्ठी रिक्वेस्ट करना चाहें प्रिंटर की, तो एक प्रिंटर का रिसोर्स इसे असाइन हो सकता है और दूसरे प्रिंटर का रिसोर्स इसे असाइन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्कल और ये स्क्वायर, इनको वो कहते हैं वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो एरोज हैं इनको एजेस कहते हैं, एजेस, समझ आ रही है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको एज कहते हैं, इसको वर्टिस कहते हैं। अच्छा, P1 अगर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट, तो ये एरो हेड यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे होगा। इस एरो हेड से हमें अंदाज़ा होता है कि P1 बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है इस रिसोर्स की। और अगर ये रिसोर्स असाइंड है P2 को, यानी फॉर एग्जांपल ये एक इंस्टेंस जो है ये P2 को असाइंड है, तो फिर ये वर्टिस यहाँ से ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये एज। इसका मतलब ये है कि ये रिसोर्स जो है ये इस P2 को असाइन हो चुकी है, ठीक है। इस एरो हेड से हमें अंदाज़ा होता है कि ये रिसोर्स असाइंड है या ये रिक्वेस्ट हो रही है। ये अगर सिंपल ऐसे लाइन होती तो फिर तो हमें ना पता चलता कि ये क्या हो रहा है। तो अगर प्रोसेस की तरफ से रिसोर्स की तरफ वो हो, ये जो एरो हेड है इस तरह से हो, इसका मतलब है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर रिसोर्स की तरफ से प्रोसेस की साइड पे हो, तो इसका मतलब है कि ये असाइन हो चुकी है। तो इसको आप एक नज़र अब दोबारा देखें, तो रिक्वेस्टिंग एज क्या है कि प्रोसेस की तरफ से रिक्वेस्ट की साइड पे गई हो, प्रोसेस से रिसोर्स की साइड पे, प्रोसेस से रिसोर्स की साइड पे, तो ये ऐसे शो होगी, ठीक है। और असाइनमेंट एज, असाइनमेंट मतलब एलोकेशन, कि आपने ये रिसोर्स एलोकेट कर दी है, तो वो रिसोर्स से फिर प्रोसेस की तरफ होगी, जिस तरह से ये दूसरी वाली एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। तो ये यही बताया गया है। अच्छा, ये अब दोबारा से देख लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेस आपने शो करना है तो सर्कल से शो करेंगे, रिसोर्स शो करना है तो डब्बे से शो करेंगे, लेकिन इसके अंदर इंस्टेंसेस लिखेंगे। अगर एक इंस्टेंस है तो एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे। सिमिलरली अगर रिसोर्स जो प्रोसेसेस हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी रिसोर्स की, तो ये इस तरह से होगा, प्रोसेस रिसोर्स कर रहा है किसी रिसोर्स की। और अगर प्रोसेस जो है उसको इंस्टेंसेस असाइंड हो या उसने होल्ड किए हो या उसको पहले से दे दिए गए हों, तो ये रिसोर्स से फिर प्रोसेस की साइड पे ये इस तरह से एरो हेड गया होगा, ठीक है। तो ये चार इसके यानी ड्रॉ करने के टेक्निक्स हैं, और ये ड्रॉ हम क्यों करते हैं इसका मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि कितने प्रोसेसेस हैं। तो देखें ये सर्कल्स गिन लें कितने हैं, 3 प्रोसेसेस हैं। कितने रिसोर्सेज हैं, डब्बे गिन लें, रेक्टेंगल्स जो हैं ये गिन लें। तो आपके पास रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, रिसोर्स 4, 4 रिसोर्सेज हैं और इंस्टेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्स 1 का एक इंस्टेंस है, रिसोर्स 3 का एक इंस्टेंस है, रिसोर्स 2 के 2 इंस्टेंसेस हैं और रिसोर्स 4 के 4 इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंसेस क्या मतलब, ये 4 नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस केस में आप रिसोर्स 4 के 3 इंस्टेंसेस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आपके पास 3 प्रिंटर्स लगे हैं या 3 हार्ड ड्राइव्स लगे हैं या 3 CD रोम्स लगे हैं या 3 प्रिंटर्स लगे हैं या 3 CPUs लगे हुए हैं, तो R4 के पास 3 अवेलेबल हैं, जो भी है रिसोर्सेज वो 3 हैं, ठीक है।
तो इससे आपको क्लियरली अंदाजा होता है। अच्छा, ये एरो हेड से क्या हमें नज़र आ रहा है कि आपके पास जो रिसोर्स 1 है वो असाइंड, ये जो इंस्टेंस है ये असाइन हो चुकी है P2 को, और P2 रिक्वेस्ट कर रही है R3 की, और R3 असाइन हो चुका है P3 को। एंड सिमिलरली R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, एक P2 को असाइन है, एक P1 को असाइन है, और R4 के 3 इंस्टेंसेस हैं जो कि किसी को नहीं असाइंड। तो इस तरह से आप ग्राफ को रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल है जिसमें डेडलॉक है, और आई डोंट नो कि आपको नज़र आ रही है कि डेडलॉक क्यों है। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो इसमें लूप मौजूद है। इस तरह से देखें, ये लूप है, ये भी लूप है, ठीक है। इसमें सर्कुलर वेट का एक चक्कर है, ठीक है। इसके ज़रूरी नहीं है कि लूप हो और आपके पास क्या है वो बने, डेडलॉक बने, लेकिन चांसेस आर के बन जाए। अब आपके पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज 2 हैं और वो दोनों असाइंड है, और एक तीसरा प्रोसेस जो है वो भी इसी का रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस केस में P2 जो है उसको R2 असाइंड है और वो R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, और R3 लिया हुआ है P3 ने, और P3 को R2 वाला रिसोर्स चाहिए। तो ये सर्कुलर वेट है, ये सारे एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। P2 R3 का वेट कर रहा है, R3 असाइंड P3 को है, और P3 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि P2 के पास है। तो ये सर्कुलर वेट है। तो इस केस में आपके पास डेडलॉक है, और ये जो है इस केस में लूप है लेकिन डेडलॉक नहीं है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे का वेट नहीं कर रहे, और इंस्टेंसेस भी अवेलेबल ज़्यादा हैं। इसको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि साइकिल, ये जो साइकिल्स हैं, लूप्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेडलॉक्स इसमें अकर हो। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आ सकती हैं कि आपके पास सर्कल हो लेकिन डेडलॉक ना हो। दिस इज़ वन ऑफ देम। और ये फिर इसको अवॉइड और रिटेक्शन के तरीके सीखेंगे कि ये किस तरह से करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। अच्छा, बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स जहाँ लिखा हो इसका मतलब है कि ये आपको आने चाहिए। इफ़ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, अगर किसी ग्राफ में साइकिल्स नहीं है, लूप्स नहीं है, देन देयर विल बी नो डेडलॉक। हम श्योर हैं कि उसमें डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें हो, इसका क्या मतलब है, इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक। यानी आपके पास अगर किसी रिसोर्स का सिर्फ एक इंस्टेंस हो, जिस तरह से इसमें एक इंस्टेंस है, 1 इंस्टेंस, तो फिर डेडलॉक का आने का खतरा है। लेकिन अगर इस केस में आपके पास रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस हैं, 2 इसके हैं और 2 इसके हैं, तो इस केस में फिर अगर लूप है भी तो फिर भी वो नहीं हो सकता, डेडलॉक नहीं आ सकता। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है कि इसमें से कुछ रिसोर्सेज जो हैं उसकी सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, 2 नहीं है, जैसे कि इसकी 2 इंस्टेंसेस हैं, इन दोनों की एक है, तो इसमें डेडलॉक आ सकता है। इस केस में इसकी भी 2 इंस्टेंसेस हैं, इसकी भी 2 इंस्टेंसेस हैं, फिर अगर लूप भी है तब भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेडलॉक आए। इसको दोबारा पढ़ें। इफ़ अ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अगर साइकिल्स हैं, ओनली 1 इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप, अगर आपके पास सिर्फ सारे रिसोर्स टाइप का सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, उन सारे रिसोर्सेज में से जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर उसमें सिर्फ एक इंस्टेंस है तो फिर डेडलॉक आ सकता है। इफ सेवरल इंस्टेंसेस पर रिसोर्स टाइप, पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेडलॉक, यानी अगर सेवरल इंस्टेंसेस हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो द कंक्लूजन इज़ कि आप साइकिल्स होंगे तो हम श्योर होंगे, अगर साइकिल्स नहीं होंगे तो हम श्योर होंगे कि डेडलॉक नहीं है। लेकिन अगर साइकिल्स हैं तो फिर अगर आपके पास रिसोर्स टाइप सिर्फ एक ही इंस्टेंस है उसकी, तो फिर तो कंफर्म डेडलॉक है। लेकिन अगर एक इंस्टेंस नहीं है, मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट वी आर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको आने चाहिए। अच्छा, मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। आपके पास डेडलॉक के हैंडलिंग के क्या तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं बेसिकली। इंश्योर दैट डेडलॉक नेवर एंटर्स, यानी एक तो ये हो सकता है कि हम बिल्कुल प्रिवेंट करें। प्रिवेंट मतलब हम श्योर करें कि डेडलॉक कभी अकर ही ना हो, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल। पहली बात तो ये है कि डेडलॉक प्रिवेंट करें। प्रिवेंट मतलब हम उस सिचुएशन में जाएं ही ना जहां पर हमें मालूम हो कि डेडलॉक होगा। फॉर एग्जांपल, हम पहले रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना लें और चेक करें कि इसमें लूप है कि नहीं है। अगर लूप है तो फिर वो काम ही ना, सिरे से करें ही ना, तो फिर वो डेडलॉक प्रिवेंट होगा, आप डेडलॉक की तरफ जाएंगे ही नहीं। डेडलॉक एवॉइडेंस ये है कि आप हर एक स्टेप लेने से पहले कैलकुलेट करें कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, और फिर उस कैलकुलेशन के बाद आप डिसाइड करें कि मैं ये स्टेप लूँ या ना लूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक काम करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पहाड़ है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप इस पहाड़ पे से चढ़ें।
तो आप हर एक स्टेप पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं यहाँ नज़दीक आ रहा हूँ या यहाँ से मैं दूर हो रहा हूँ। तो जो आप इस पहाड़ के करीब आते जा रहे हैं तो आपको ये इसकी चोटी नज़र आ रही है, तो आप आगे जाते जाते हैं। लेकिन अगर आप गलत साइड पे जा रहे हो तो आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम बास टाइम पर प्रिवेंशन करते हैं, सिरे से अगर होने ही नहीं देते। और कभी कभी हमें जब अंदाज़ा हो कि अभी रिसोर्सेज कम हैं और रिक्वेस्ट ज़्यादा हैं, तो हम फिर डेडलॉक अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, इसका अलग एल्गोरिदम है और इसका अलग एल्गोरिदम है, इन दोनों के अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, डिटेक्शन के अलग एल्गोरिदम्स हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि हम बिल्कुल सिरे से जा ही ना, और अवॉइडेंस का मतलब है कि हम अगर उसके करीब पहुंचे तो इससे हम बचने की कोशिश करें। डेडलॉक जब हमें ख़तरा महसूस हो तो हम फिर डेडलॉक को अवॉइड करें। इसमें हम उस सिचुएशन में सिरे से जा ही ना, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नहाने गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि बस मैं नहाना चाह रहा हूँ नहर में, लेकिन मैं मरना नहीं चाह रहा, तो आप सिरे से जंप ही ना लगाएं। और एक ये है कि चलो मैं जंप लगा देता हूँ, लेकिन अगर मैं डूबने लगूँ तो मैं फिर कुछ करूँगा, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अलाउ द स्टेट टू इंटर इनटू, अच्छा एक तरीका ये है कि अलाउ द सिस्टम इंटर इनटू द डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर इट। एक ये है कि चलो बस अब मैं क्या प्रिवेंशन और अवॉइडेंस करूँ, जब मैं डूबने लगूंगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो डेडलॉक, हम सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में जाने देते हैं, और जब हमें पता चल जाए कि अब डेडलॉक हो गया है, देन वी ट्राई टू रिकवर इट। एक तरीका ये है। अच्छा, लास्ट तरीका ये है कि बस वो पश्तो में कहते हैं जान पे गले की, ठीक होगा ना। तो ये क्या होगा, इग्नोर द प्रॉब्लम। ये सिंपल सी बात है कि डेडलॉक जो है वो हम कहते हैं कि बस नहीं हो, डेडलॉक है ही नहीं, ठीक है। डेडलॉक नेवर अकर्स इन द सिस्टम, और बिलीव मी यूनिक्स भी ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, कि जो डेडलॉक्स हैं बस जान पे पिलेगी, ठीक हो। डेडलॉक नहीं है, बस डेडलॉक आया ही नहीं है सिरे से। तो ये भी हो सकता है कि आप बस डेडलॉक को इग्नोर कर दें सिरे से, लेकिन दिस इज़ नॉट सोल्यूशन। चूँकि डेडलॉक अवॉइड करना और प्रिवेंट करना, दिस इज़ अ वेरी हैवी कंप्यूटेशनल टास्क्स। अभी आगे जाकर देखेंगे कि किस तरह से ये कंप्यूटेशनल हैवी टास्क्स हैं। तो कभी कभी इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई डूब रहा है तो बस दफ़ा करें। अच्छा चलें, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है। डेडलॉक प्रिवेंशन मैंने बता भी दिया है कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, लेकिन इसमें ये एग्जैक्टली बताया गया है कि हम किस तरह से डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ये 2 स्लाइड्स हैं कि डेडलॉक को किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, और ये लास्ट 2 स्लाइड्स जो हैं ये फिर अवॉइडेंस पे है कि आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में फ़र्क है, इन दोनों को समझ कर फिर क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पहले इससे पहले जो चैप्टर था वो सारा इस पे था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव किस तरह से करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस तरह से अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इससे डेडलॉक बन सकती है। तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर सिरे से अलाउ ही ना करें, देन वी कैन अचीव प्रिवेंशन, फिर प्रिवेंशन होगी ही नहीं। तो आप मुझे बताएं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज मस्ट बी होल्ड इन अ नॉट शेयरेबल रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप किसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, आप अगर अपने सिस्टम से म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिरे से निकाल दें तो फिर ठीक है, फिर आपके पास वो नहीं बनेगी, डेडलॉक नहीं बनेगी। लेकिन आपको पता है कि ये हम कर नहीं सकते। लेकिन ये उन फाइल्स की बात हो रही है जो कि शेयरेबल हैं, लेकिन वो है जो कि शेयरेबल हैं, लेकिन वो नहीं है। यानी उन सिस्टम्स की, उन फाइल्स की बात नहीं हो रही जो कि रीड ओनली है या जो कि यानी जो कि चेंज नहीं हो सकती, ये उनकी बात नहीं हो रही। दिस आर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। पहला काम तो ये है। दिस वाज वेरी वेरी इनप्लॉजिबल कि आपके पास सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिरे से हो ही ना, लेकिन स्टिल अगर ना हो तो आप डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मैंने बताया था। होल्ड एंड वेट क्या है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स होल्ड की है और एक दूसरे का वेट कर रहा है, तो इसको होल्ड एंड वेट कहते हैं। अच्छा, मस्ट गारंटीड दैट, अच्छा इसको किस तरह से प्रिवेंट करेंगे होल्ड एंड वेट को? मस्ट गारंटी दैट व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? आसान सा मतलब है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक प्रोसेस है
और इस प्रोसेस ने कोई रिसोर्स होल्ड की है, इसके पास अभी कोई रिसोर्स है और ये किसी दूसरे प्रोसेस से किसी दूसरे रिसोर्स की वो कर रहा है, यानी लेट्स सपोज आपके पास एक रिसोर्स है, सॉरी रिसोर्स इस तरह से नहीं है, ये इस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है इस वाले प्रोसेस से, तो इसको ये जो रिसोर्स है इसको रिलीज करना होगा, तभी ये रिक्वेस्ट कर सकता है। समझ आ रही है? यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि अगर किसी प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स मौजूद है और वो किसी दूसरे प्रोसेस से किसी दूसरे रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस केस को हम होल्ड एंड वेट कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें चूंकि डेडलॉक आने का खतरा है, तो इस डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस रिसोर्स को, अगर ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है इस प्रोसेस से किसी रिसोर्स की, तो इसको ये जो पहले से दिया हुआ रिसोर्स है इसको ये छोड़ना होगा, ये रिलीज करना होगा, तभी इसको ये दूसरे वाले रिसोर्स असाइन होगा। यानी ये दो नहीं वो कर सकता, ये नहीं कर सकता कि एक इसने होल्ड किया हो और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करे, ये नहीं हो सकता। अगर ये इस तरह का कोई सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रिवेंट अ डेडलॉक। ठीक है? अच्छा, अब पढ़ें होल्ड एंड वेट को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग डेडलॉक प्रिवेंशन। होल्ड एंड वेट मस्ट गारंटी दैट व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, ये गारंटी करेगा कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स की, इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज, इसके पास कोई और रिसोर्स नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी दूसरे रिसोर्स की, तो इसके पास पहले से कोई रिसोर्स नहीं होना चाहिए, तो तभी हम होल्ड एंड वेट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? रिक्वायर प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट टू बी एलोकेटेड इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिन एग्जीक्यूशन और अलाउ प्रोसेसेस रिक्वेस्ट, ये वही वाली बात है लेकिन थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है। ठीक है? इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये होगी और पॉसिबल स्टार्वेशन भी है। तो अगर इसको आप हटाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर ये रिसोर्स इसके इस्तेमाल में है और ये किसी दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको ये रिलीज करनी होगी, तो रिलीज करने से इस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। तो ये है, ये नुकसान इसमें है, लेकिन वी आर अवॉइडिंग डेडलॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट हम नो प्रीएम्पशन को किस तरह से वो कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो ज़रा याद दिलाएं कि नो प्रीएम्पशन क्या है। नो प्रीएम्पशन ये है कि कोई एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस से रिसोर्सेज जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। यानी ये प्रोसेस 2 जो है, ये प्रोसेस 1 के रिसोर्स इससे छीन नहीं सकता। ये खुद अगर रिलीज करेगा तो करेगा, वरना ये हम इससे बज़ोर बाजू ब्रूट फोर्स के थ्रू इससे हम ये नहीं छीन सकते। ठीक है ना? तो इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आपके पास डेडलॉक प्रिवेंट हो जाए। इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट्स अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, देन द रिसोर्सेज इट करंटली होल्ड्स बी रिलीज्ड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रिसोर्स है, लेट्स से हम इसको थोड़ा सा नीट फॉर्म में बना दें ताकि आपको क्लियरली समझ आए। एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है। इस प्रोसेस के ने एक रिसोर्स ऑक्युपाई की है और लेट्स सपोज इसके पास भी एक रिसोर्स है। ये रिसोर्स असाइंड हुई है इस वाले प्रोसेस को, लेट्स सपोज दिस इज P1। ठीक है? और ये R1 है और इसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस है जो कि इसे असाइंड है। इसका भी एक ही इंस्टेंस है और वो इसे असाइंड है। ठीक है? दिस इज P2, ये इसे असाइंड है। और ये जो P1 है ये रिक्वेस्ट कर रहा है इस वाले रिसोर्स की। ठीक है? इस वाले रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेट्स सपोज इस P1 ने, ये जो अभी P1 को असाइंड है, लेट्स सपोज इसने 50 सेकंड्स के लिए ये लिया हुआ है। इसकी नीड जो है इस वाले रिसोर्स की, ये जो R2 है, इसकी 50 सेकंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो जब ये R1 जो है, ये तो इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये असाइंड है P1 को, ये जो R1 है दिस इज असाइंड टू P1, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की जो कि असाइंड है P2 को। तो इस वजह से, और P2 जो है, ये जो R2 है इसको 50 सेकंड के लिए असाइन किया गया है P2 को। इन अदर वर्ड्स P1 जो है इसका काम 50 सेकंड्स तक नहीं हो सकता। 50 सेकंड्स तक ये खामोश बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिसोर्स है जिसकी ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये 50 सेकंड्स तक अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में ये जो R1 है इसको ये 50 सेकंड्स के लिए छोड़ देगा, क्योंकि इस R1 का इसके पास फायदा है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P1 को ये दोनों चाहिए।
P1 को R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए। तो चूंकि आपके पास ये जो वो है R2 है, ये 50 सेकंड्स तक अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस R1 के होल्ड करने का फायदा है नहीं है ना। यानी मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यार आपके पास एक रिसोर्स अवेलेबल है R1, और R1 जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए आपको R2 भी चाहिए जो कि 50 सेकंड्स तक अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप R1 को क्यों होल्ड किए हुए हैं 50 सेकंड्स तक? इसको भी रिलीज करें 50 सेकंड के बाद, आपको दोनों मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप इससे ये रिसोर्सेज ले रहे हैं एक तरीके से, इससे प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसको मजबूर कर रहे हैं कि आप इस 50 सेकंड्स तक खुद इसको छोड़ दें। तो इस तरीके से हम ये डेडलॉक जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है, और इसका मतलब ये है कि अगर हम ये प्रीएम्पशन नो प्रीएम्पशन हटा दें तो इससे हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई। सर्कुलर वेट क्या है ये फिर पढ़ लें, ये एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मैंने अभी समझाया है, इसको एक नज़र पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, सर्कुलर वेट क्या है? Imposes a total ordering of all resource types are required that each process requests resources in an increasing order of enumeration. अब इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से इसको मैं समझाऊंगा जो कि आगे आ रही हैं, लेकिन सर्कुलर वेट का मतलब ये होता है यूजुअली कि आप ग्राफ में ये जो लूप्स हैं इनको अवॉइड करें, इसको ना आने दें। और इसका एक तरीका ये है कि आप जो रिसोर्सेज एलोकेशन है उसको इन्यूमरेटिंग ये जो इंक्रीजिंग इन्यूमरेशन ऑर्डर्स हैं उसमें करें, ताकि यानी आप अगर किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट एक दफ़ा करें और वो आपको ना मिल सके तो फिर उसकी रिक्वेस्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा, यानी उसका ये अब जब नंबर्स होंगे तब मैं आपको ये क्लियरली समझा सकूंगा। लेकिन यानी आप अगर आगे आ जाएं, यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, ये जब हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी बैंकर्स एल्गोरिथम में। अभी इसको मैं हवा में आपको इस तरह से नहीं समझा सकता, लेकिन आसान अल्फाज में हम डेडलॉक्स को किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, उसमें सर्कुलर वेट में किस तरह से उसको प्रिवेंट करेंगे, वो इस तरह से प्रिवेंट करेंगे कि आपके पास जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसमें अगर सर्कल्स ना हो, इसमें लूप्स ना हो, तो हम कंफर्म होंगे कि इसमें वो नहीं आ सकता, डेडलॉक नहीं आ सकता। और इसको हम किस तरह से करेंगे कि आपके पास ये ना आए, सर्कुलर वेट ना आए, इसके एग्जांपल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें फिर आगे इसकी एक एग्जांपल दी गई है म्यूटेक्सिस के थ्रू और C++ की pthread लाइब्रेरी के थ्रू दी गई हैं, लेकिन वी विल नॉट बी डूइंग इट क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और ये इस स्टेज पर फ़िलहाल काफ़ी नहीं है कि आप इसको समझें। इसको हम थियोरेटिकली पहले समझेंगे, फिर एक एल्गोरिथम देखेंगे, उसके बाद फिर अगर टाइम मिला तो हम ये पढ़ेंगे। और इसकी ये एक लॉक्स के थ्रू, म्यूटेक्सिस लॉक्स के थ्रू इसकी एक एग्जांपल गिवन है, लेकिन इसको अवॉइड कर दें, इसको छोड़ दें फ़िलहाल। ये 16-17 स्लाइड्स इसको ये इंक्लूडेड नहीं है, इसको छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, कल इंशाल्लाह हम फिर डेडलॉक अवॉइडेंस से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम डेडलॉक्स को अवॉइड वगैरह कर सकते हैं। और बल्कि ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको अगर आप ख़ुद भी पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्टली शायद हम बैंकर्स एल्गोरिथम स्टार्ट करें या ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्टार्ट करें, ठीक है, या पढ़ लेंगे, चलो खैर इतना मुश्किल नहीं है। तो कल इंशाल्लाह हम फिर चैप्टर 7 में स्लाइड 18 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, और याद रखें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और लेंथी और मुश्किल चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे इसको सीरियस लें इन टर्म्स ऑफ पेपर एंड इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर एज वेल। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।